नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूजीसी नेट हिंदी परीक्षा के दृष्टिकोण से यूनिट टू यूनिट जो भी मूल रचनाएं लगी हुई हैं, उनके शीर्षक, उपशीर्षक और भाग के क्रम के ऊपर चर्चा करेंगे। हमने जून 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखा, तो उसमें इस तरीके के इस पैटर्न पर बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। तो मन में आया कि क्यों नहीं एक छोटा-सा लेक्चर तैयार किया जाए, जिसको कि हमारे विद्यार्थी अंतिम समय में पढ़ सकें, दोहरा सकें और उनकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, हम इस उम्मीद के साथ इसको प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपका रिवीजन होगा। ऐसा नहीं कि पहली बार आप इसको पढ़ रहे होंगे, कहीं न कहीं ये सभी तथ्य आप लोग इस चैनल पर उपलब्ध शॉर्ट नोट्स और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जरूर देखे होंगे, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए एक बार हम इसको देख लेते हैं। अंधेर नगरी जो कि प्रहसन है, इसमें आप देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, समर्पण से इसकी शुरुआत होती है। प्रथम दृश्य बाह्य प्रांत का, दूसरा दृश्य बाजार का, तीसरा दृश्य जंगल का, चौथा दृश्य राजसभा का, पांचवा दृश्य अरण्य का, जिसमें कि राग काफी का प्रयोग भी किया गया है। छठा दृश्य शमशान का, जिसमें राजा के लिए अंतिम समय में टिकट ही तैयार होती है। तो हमने यहाँ पर अंधेर नगरी का जो स्ट्रक्चर है और जो शीर्षकों में इसका विभाजन हुआ है बता दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीसरा दृश्य जंगल का है और पांचवा दृश्य अरण्य का है। देखा जाए तो ये दोनों समानार्थी प्रतीत होते हैं, लेकिन इस प्रहसन में अलग अलग शीर्षक दिया गया है। तीसरा दृश्य जंगल का और पांचवा दृश्य अरण्य का। बाकी सभी दृश्यों को आप जरूर ध्यान में रखिए और ये भी ध्यान रखिए कि अंधेर नगरी की जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया है वो दृश्य योजना पर आधारित है। ठीक है, कुल कितने दृश्य हैं? 6 हैं। अगली रचना है भारत दुर्दशा, जिसको कि नाट्य रासक व लास्य रूपक भी कहते हैं। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पहला अंक बीथी से शुरुआत होता है इसका, दूसरा अंक शमशान, टूटे फूटे मंदिर और कुछ पक्षियों की बात की जाती है, कौवा इत्यादि है। तीसरा अंक मैदान, चौथा अंक कमरा जो कि सजा हुआ है, पांचवा अंक किताब खाना और छठा अंक गंभीर वन का मध्य भाग और इसका अंत कटार के रूप में होता है, यानी कि कटार का प्रयोग किया गया है। इन सभी को इसलिए मैं ब्रैकेट में रखा हूं ताकि इसके स्थान पर कोई अन्य हथियार का नाम आए तो आप कैच कर लें कि हमने कटार पढ़ा हुआ था। तो भारत दुर्दशा का जो भी स्ट्रक्चर है, आपने देखा कि कितने अंकों में बटा हुआ है और उन अंकों का शीर्षक क्या रहा है, क्योंकि इसी के आधार पर क्रम इत्यादि पूछ लिया जा रहा है। ABCD से लेकर ई तक पूछ लिया जा रहा है और फिर उसका क्रम पूछा जा रहा है। अगली रचना है अंधा युग, जिसको कि गीति नाट्य कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर को देखें तो स्थापना, पहला अंक कौरव नगरी, दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य और फिर इसके बाद अंतराल है, इसको हमने हाईलाइट किया। अंतराल में आप देख रहे हैं कि ट्रिपल पी है, पंख, पहिए और पट्टियां। तो अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियां। चौथा अंक गांधारी का शाप, पांचवा अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या और समापन होता है प्रभु की मृत्यु से। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो अंतराल है वो किन दो अंकों के बीच में है, तो इसको आप 34 करके याद कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में नाटकों या किसी भी रचना के शीर्षक, उपशीर्षक या भाग से सवाल आएगा तो निश्चित तौर पर आप उसको हल कर लेंगे। अगली रचना है अंजो दीदी। अंजो दीदी में दो अंक हैं। पहला अंक 1933 की गर्मियां से इसकी शुरुआत होती है, गर्मियों से। दृश्य 3 है इसमें। दूसरा अंक 20 वर्ष बाद शुरू होता है, इसमें भी 3 दृश्य हैं। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर या कभी देखे होंगे, सवाल पूछा गया है कि अंजो दीदी नाटक का दूसरा अंक कितने वर्षों के बाद शुरू होता है? 20 वर्षों के बाद की स्टोरी, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं मुर्दैया, जो कि दलित आत्मकथा है, तुलसीराम द्वारा लिखी गई
आत्मकथा। इसका जो विभाजन किया गया है, भूमिका है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दहिया का तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाका कशी। तो धर्मपुर गांव, आजमगढ़, मुर्दहिया का जो भी विभाजन किया गया है, अलग अलग उप शीर्षक जो है इसके सब चैप्टर, आप इनके क्रम को ध्यान रखिए, ठीक है, इसीलिए हमने इसको बनाया है। आगे बात करते हैं माटी की मूर्तें। इसमें कुल 12 पॉइंट दिए गए। माटी की मूर्तें में लिखा गया है कि ये माटी की मूर्तें कौन कौन? रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खां और बुधिया। वैसे आप बुधिया का प्रयोग कफन कहानी में भी देखे होंगे, ये पात्र के रूप में है, और माटी की मूर्तें में भी, ठीक है, इसको भी आप फोकस कीजिए। अगली रचना है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा पर्वों में बटा हुआ है। प्रथम पर्व दिशाहारा, द्वितीय पर्व दिशा की खोज और तृतीय पर्व दिशांत। जो आज हम वीडियो लेक्चर आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आइए, एक तो क्रम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, दूसरा आप देखेंगे कि वन लाइनर एग्जाम प्रश्न के दृष्टिकोण से, और सुमेली, ये 3 तरीके के प्रश्न यहां से बन सकते हैं। तो आवारा मसीहा 3 पर्वों में बटा हुआ ग्रंथ है, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। अब इन पर्वों में क्या और सब टॉपिक है? प्रथम पर्व दिशाहारा के अंतर्गत कुल आप देख रहे हैं 18 उप शीर्षक दिए गए। विदा का दर्द, भागलपुर में कठोर अनुशासन, राजू उर्फ इंद्रनाथ से परिचय, वंश का गौरव, होनहार वीरवान, रॉबिन हुड, अच्छे विद्यार्थी से कथा विद्या विशारद तक, एक प्रेम पल्लवित आत्मा, वह युग, नाना परिवार से विद्रोह, शरत को घर में मत आने दो। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रथम पर्व में इसकी बात की गई है, ठीक है। राजू उर्फ इंद्रनाथ की याद, इसमें इंद्रनाथ काफी महत्वपूर्ण पात्र है। सृजन का युग, आलो और छाया, प्रेम की अपार भूख, निरुद्देश्य यात्रा, जीवन मंथन से निकला विष, बंधुहीन लक्ष्यहीन प्रवास की ओर। तो प्रथम पर्व दिशाहारा में ये सभी सब चैप्टर के रूप में थे, उप शीर्षक थे, ठीक है। तो कुछ की पॉइंट्स याद कर लीजिए कि इंद्रनाथ का वर्णन किसमें किया गया है, रॉबिन हुड की बात किसमें की गई है, शरत को घर में मत आने दो, ये कितना बड़ा शीर्षक है, ये प्रथम पर्व में। द्वितीय पर्व दिशा की खोज, एक और स्वप्न भंग, सभ्य समाज से जोड़ने वाला गुण, खोज और खोज, वह अल्पकालिक दाम्पत्य जीवन, चित्रांकन, इतनी सुंदर रचना किसने की, प्रेरणा के स्रोत, मोक्षदा से हिरण्मयी, गृहदाद, हाँ अब फिर लिखूंगा, रामेर सुमति, शर्तेर सुमति, त्रिजन का आवेग, चरित्रहीन, क्रिएटिंग अलार्मिंग सेशन, भारतवर्ष में विराज बहू, विजयी राजकुमार, नए नए परिचय, देहाती समाज और आवारा श्रीकांत, दिशा की खोज समाप्त। एक तरफ देख रहे हैं एक रचना का नाम चरित्रहीन दिया गया द्वितीय पर्व में, और यहाँ पर जो आवारा मसीहा जीवनी है वो शरद चंद्र के जीवन से जुड़ी हुई है। तो देख रहे हैं आप जो की पॉइंट है जहां से आप पकड़ सकते हैं, जरूर ध्यान में रखिए। तीसरा पर्व दिशांत, लंबा है, इसमें कुल 30 सब टॉपिक है। वह से वे, सृजन का स्वर्ण युग, आवारा श्रीकांत का ऐश्वर्य, देश की मुक्ति का व्रत, स्वाधीनता का रक्त कमल, निष्कंप दीप शिखा, सामने सामने होए प्रणेर विनिमय, राजनीतिज्ञ अभिज्ञता का साहित्य, लिखने का दर्द, समष्टि के बीच, आवारा जीवन की ललक, हमने ही तो उन्हें समाप्त कर दिया, पथेर दाबी, अरूप नारायण का विस्तार, देहाती शरत, दायोनी दीवानी से वैष्णवी कमललता तक, तुम में नाटक लिखने की शक्ति है, नारी चरित्र के परम रहस्य ज्ञाता, मैं मनुष्य को बहुत बड़ा करके मानता हूं। आप देखेंगे इसी तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी और रविंद्रनाथ
टैगोर ने भी मनुष्य को अपने रचनाओं के केंद्र में रखा। यहाँ पर देख रहे हैं कि आवारा मसीहा में भी मैं मनुष्य को बहुत बड़ा करके मानता हूँ। देश के तरुणों से मैं कहता हूँ ऋषि कल्प, गुरु और शिष्य, कैसर का वह असफल प्रेम, श्री अरविंद का आशीर्वाद, तबु विहंग और विहंग मोर, अल्लाह अल्लाह, मरीज की हवा दो बदल, साजन के घर जाना होगा, बेशुमार यादें, महाप्रस्थान। तो ये 30 टॉपिक इसमें दिए गए थे दीक्षांत के अंतर्गत। आप देख रहे हैं जो अंतिम टॉपिक है महाप्रस्थान, ये किसी कवि की रचना भी है। आप लोग एक बार जरूर दिमाग दौड़ाइए, ठीक है। तो ये तीनों पर्व आवारा मसीहा के थे, आप जरूर ध्यान में रखेंगे, और उनके जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे, ताकि एग्जाम में कहीं से भी आपको क्लू मिले तो आप सही उत्तर तक पहुंच पाए। अगली रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। इसके चारों अध्याय को हमने एक जगह कर दिया है। किताब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको वक्त लग सकता है, लेकिन इसके माध्यम से आप तुरंत जान जाएंगे कि प्रथम अध्याय भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, द्वितीय अध्याय प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, तृतीय अध्याय हिंदू संस्कृति और इस्लाम, चतुर्थ अध्याय भारतीय संस्कृति और यूरोप। कई बार हम अक्षरों से परिचित होते हैं कि फला अध्याय में विद्रोह दिया था, फला अध्याय में हिंदू संस्कृति और इस्लाम की बात की गई थी, फला अध्याय में यूरोप की बात की गई थी। तो कुछ कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, जाहिर सी बात है कि प्रथम अध्याय में होगा। प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, यानी हिंदू संस्कृति का आविर्भाव हो रहा है तो प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह की भावना भी दिखाई देगी। फिर हिंदू संस्कृति और इस्लाम, जिसको हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं, ठीक है, सामंजस्यवादी संस्कृति कहते हैं। ये तीसरा अध्याय है। ये जेएनयू के एक पेपर में इसको पढ़ना था। और चौथे अध्याय में भारतीय संस्कृति और यूरोप की बात की गई है। तो कम से कम अगर 4 ऑप्शन आएंगे तो भी आप यहाँ पर कैच कर लेंगे कि प्रथम अध्याय में क्या है, द्वितीय अध्याय में, तृतीय और चतुर्थ अध्याय में क्या क्या लिखा गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं, क्योंकि प्रकरणों में बटा हुआ है, सभी अध्याय प्रकरणों में बटे हैं। प्रथम अध्याय यानी भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। एक चीज आप देख रहे हैं, रचना तो कोई जैसे हम क्रिएटिव काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, भारतीय जनता की रचना, जो भारत का स्वरूप बन रहा था, संस्कृति सभ्यता का निर्माण हो रहा था, और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव हो रहा था। तो क्या है, 3 प्रकरणों में बटा हुआ प्रथम अध्याय भारतीय जनता की रचना, आर्य द्रविड़ समस्याएं, आर्य और आर्यतर संस्कृतियों का मिलन, यह है प्रथम अध्याय के सब चैप्टर। द्वितीय अध्याय को देखें, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक बनाम बौद्ध धर्म मत, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग, ये सब प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह वाले अध्याय में शामिल है। अगर हम तृतीय अध्याय की बात करें, जो हिंदू संस्कृति और इस्लाम की बात करता है, यह कुल 12 प्रकरणों में बटा है। हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, इस्लाम धर्म, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज, हिंदू मुस्लिम संबंध, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव, भक्ति आंदोलन और इस्लाम, अमृत और हलाहल का संघर्ष, सिख धर्म, कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव, साहित्य और भाषा पर प्रभाव, उर्दू का जन्म, सामासिक संस्कृति के कुछ और रूप। तो देख रहे हैं कि अगर आप भक्ति काल पढ़ते हैं तो इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, तृतीय अध्याय को पढ़ना जरूरी है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। तो कम से कम हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जाए, या फिर उस पर कोई प्रश्न आ जाए, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि तीसरा अध्याय हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया उर्दू का जन्म, यानी कि हिंदू संस्कृति और इस्लाम, इसके बाद उर्दू का यहाँ पर जन्म हुआ और तमाम चीजें दी गई। भक्ति आंदोलन और इस्लाम तृतीय अध्याय में, ठीक है। आपका दिमाग बहुत तेजी से इसको कैच कर रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही अंतिम समय में इसको बनाया हूं। मेरा मन नहीं मान रहा था कि, शायद मुझे लग रहा था कि अंतिम समय में भी कुछ प्रश्न सही हो जाएंगे तो हमारे विद्यार्थियों का लाभ होगा। चतुर्थ अध्याय भारतीय संस्कृति और यूरोप की बात इसमें की गई है। भारत में यूरोप का आगमन, शिक्षा में क्रांति, ईसाई धर्म और भारतीय जनता, हिंदू नवोत्थान, ब्रह्म समाज, महाराष्ट्र में नवोत्थान, आर्य समाज,
थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या समाज, धर्म के जीते जागते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण, कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद, प्रवृत्ति का उत्थान लोकमान्य तिलक, स्वर्ग का भूमिकरण महायोगी अरविंद, भूमि का स्वर्गीकरण महात्मा गांधी का प्रयोग, अहिंसा भारत में ही क्यों, अविश्व दर्शन के प्रवर्तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मुस्लिम नवोत्थान सर मोहम्मद इकबाल, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। तो आप देख रहे हैं कि जो इसमें चौथा अध्याय है वो सबसे बड़ा अध्याय है। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल पूछा जा सकता है कि संस्कृति के 4 अध्याय में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? तो चौथा अध्याय जिसमें 17 प्रकरण। इसके पहले वाले में आपने देखा कि केवल 12 प्रकरण थे, फिर इसके पहले वालों में 7 प्रकरण और सबसे छोटा जो है वो प्रथम अध्याय ही। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने संस्कृति के 4 अध्याय की जो रूपरेखा है उसके शीर्षकों से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो गए होंगे। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर आप चीजों को ध्यान रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा उत्तर आपके सही होंगे। अगली जो रचना है एक साहित्यिक की डायरी, जिसमें कुल 13 उपशीर्षक हैं, यानी 13 विषयों पर मुक्तिबोध ने चर्चा की है। तीसरा क्षण, एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स, सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए की जन्म कुंडली 1, नए की जन्म कुंडली 2, वीरकर, विशिष्ट और अद्वितीय, कटुयान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। तो ये एक साहित्यिक की डायरी जो रचना है, ठीक है, इसके 13 शीर्षक हैं। आप जरूर इनका क्रम दिमाग में रखिए कि तीसरा क्षण की बात कब की गई है, एक लंबी कविता का अंत की बात कब की गई है, ठीक है, विशिष्ट और अद्वितीय की बात कब की गई है। थोड़ा सा अपने दिमाग में इन शीर्षकों को रखिए। आगे बात करते हैं। अगली जो रचना है मेरी तिब्बत यात्रा, तो यात्रा वृत्त है राहुल साकृत्यायन की। आइए 5 शीर्षकों में बटी हुई रचना है। लहासा से उत्तर की ओर, ध्यान रखिए लहासा से किधर जाना है, उत्तर की ओर जाना है, एक दिशा की बात यहां पर की गई है। चाड की ओर, तप्यस की ओर, एनम की ओर, ठीक है, और नेपाल की ओर। यानी जो तिब्बत यात्रा है, तिब्बत का जो क्षेत्र रहा है, तिब्बत की राजधानी लहासा रही है, ठीक है, तो लहासा से उत्तर की ओर, फिर चाड की ओर, फिर शक्य की ओर, फिर एनम की ओर, फिर नेपाल की ओर। मतलब यात्रा लग रहा है कि ऐसे ऐसे बढ़ते हुए भारत की तरफ राहुल साकृत्यायन आ रहे हैं। तो शीर्षक कम से कम अपने दिमाग में रखिए क्योंकि इन्हीं का क्रम पूछा जा रहा है। आगे बात करते हैं। अगली जो रचना है अरे यायावर रहेगा याद, जिसका प्रकाशन सरस्वती प्रेस में हुआ था। हमने कम्युनिटी सेक्शन में कुछ सवाल पूछे थे, तो जब भी सवाल पूछते हैं कोई नया तथ्य मिलता है तो मन में लगता है कि एक बार इसको कम्युनिटी सेक्शन में क्वेश्चन के रूप में पूछना चाहिए। तो शुरुआती दौर में अरे यायावर रहेगा याद सरस्वती प्रेस बनारस से इसका प्रकाशन हुआ। इसको 7 भागों में एक तरीके से शीर्षकों में लिखा गया है। परशुराम से तुर्खम, एक टायर की राम कहानी, ये विशेष चैप्टर है, ध्यान रखिए। किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलूरा जिसको कि एलोरा हम लोग बोलते हैं, माजुली जो एक द्वीप है जो कि असम में है, बहता पानी निर्मला। तो यहाँ पर जो 7 शीर्षक दिए गए हैं उनके क्रम को जरूर एक बार आप ध्यान रखिए कि कौन सा क्रम कब है। सबसे अंत में बहता पानी निर्मल या निर्मला लिखा हुआ है यहाँ पर, माजुली, एलोरा, मौत की घाटी, देवताओं के अंचल में, किरणों की खोज में, परशुराम से तुर्खम। मैंने उल्टा पढ़ दिया लेकिन आप इसको सीधा पढ़िए। परशुराम से तुर्खम, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी। हो सकता है कि कोई एक भी इसमें शीर्षक आ सकता है। अभी जितने शीर्षकों की हमने बात की है अलग अलग लेखकों के शीर्षकों पर भी आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसके शीर्षक हैं और किसके नहीं है, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। मौत की घाटी में, फिर एलुरा, माजुली, फिर बहता पानी निर्मल। शेखर एक जीवनी का प्रकाशन भी शुरुआत में सरस्वती प्रेस में हुआ था। तो ये 2 रचनाएं आप देख लिए। इसका स्ट्रक्चर क्या है, भूमिका, प्रवेश, 4 खंडों में शेखर एक जीवनी भाग 1 का विभाजन किया गया है। प्रथम खंड उषा और ईश्वर, द्वितीय खंड
बीज और अंकुर, तृतीय खंड प्रकृति और पुरुष, चतुर्थ खंड पुरुष और परिस्थिति। तो ये चारों खंडों का नाम आप जरूर अपने दिमाग में रखिए। ये सब सुमेलित में भी आ सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगली जो रचना है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु कुल 41 प्रकरणों में बटी हुई रचना है। और जब हम भी इसको टाइप कर रहे थे और एक तरफ समय देख रहे थे कि आज विद्यार्थियों के लिए आखिरी दिन है और आज अगर मैं इसको प्रस्तुत करता हूं तो विद्यार्थी बोलेंगे कि सर पहले ही कर देते तो अच्छा रहता। लेकिन हमें लगा कि जो भी हो समय आपके पास है तो जरूर देख लीजिए। प्रकरण 1 में सौदागर की दुकान, 2 अकाल में अधिक मास, 3 संगति का फल, 4 मित्र विलाप, 5 विषयासक्त। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इसको उसी 5-5 के ग्रुप में रखा हुआ है ताकि आप आराम से इसको ध्यान में रखें, ठीक है। 5-5 का ग्रुप हमने बनाया हुआ है, उसी हिसाब से अपने दिमाग में रखना है। प्रकरण 6 भले बुरे की पहचान, 7 सावधानी या होशियारी, 8 सब में हां और देख रहे हैं कि एक चिन्ह बनाया गया, 9 सभासद, 10 प्रबंध या इंतजाम। तो इसका भी हमने 5 का ग्रुप बनाया है। 11 सज्जनता, 12 सुख दुख, 13 बिगाड़ का मूल विवाद, 14 पत्र व्यवहार, 15 प्रिय अथवा पी। तो ये भी 5 का ग्रुप है, ध्यान रखना है। 16 सुरा या शराब, 17 स्वतंत्रता और स्वच्छाचार, 18 क्षमा, 19 स्वतंत्रता, 20 कृतज्ञता। इसका भी हमने 5 का ग्रुप बनाया है। 21 पतिव्रता, 22 संशय, 23 प्रामाणिकता, 24 हाथ से पैदा करने वाले और पोत तड़ों के अमीर, 25 साहसी पुरुष, 25 साहसी पुरुष। तो ये भी 5 का ग्रुप है। 26 दिवाला, 27 लोक चर्चा यानी अफवाह। लोक चर्चा को हम दूसरे अर्थों में जानते हैं अफवाह। अगर आपस में कोई फुसफुस करे तो समझ जाए कि कोई बात उड़ी हुई है। 28 फूट का काला मुंह, 29 बातचीत, 30 नैराश्य या नाउम्मीदी। 5 का ग्रुप है ये भी। 31 चालाक की चूक, 32 अदालत, 33 मित्र परीक्षा, 34 हीन प्रभा या बदरोबी, 35 स्तुति निंदा का भेद। ये भी 5 का ग्रुप है। 36 धोखे की टट्टी। धोखे को देख रहे हैं आप किस तरीके से यूज किया गया है। धोखे की टट्टी, विपत्ति में धैर्य। विपत्ति में धैर्य, आप एग्जाम में जाइए धैर्य जरूर रखिएगा, एग्जाम संकट का ही समय होता है। 38 सच्ची प्रीति, 39 प्रेत भय, 40 सुधारने की रीति, 41 सुख की परमावधि। तो इसको भी हमने 5 के ग्रुप में ही रखा है और जो शेष बचा था उसको इसमें शामिल कर लिया। आप देख रहे हैं कि इस उपन्यास की शुरुआत होती है सौदागर की दुकान से और इसका जो अंत हो रहा है ऐसा लग रहा है कि जैसे कामायनी का अंत होता है आनंद के माध्यम से, वैसे ही सुख की परमावधि। 41 नंबर का जो प्रकरण है परीक्षा गुरु। तो 5-5 का हमने ग्रुप बनाया हुआ है। थोड़ा सा वक्त देके या फिर अपने मन को कंसंट्रेट करके दिमाग को एक जगह रख के कम से कम शीर्षकों को आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करते हैं। कामायनी का हमने नाम लिया और उससे यहाँ पर एक तथ्य जुड़ गया। कामायनी के 15 सर्ग, इनको भी याद करना जरूरी है। तो हमने यहाँ पर 5-5 का बनाया हुआ है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। यानी ये सब भाव मनोविकार पर आधारित सर्ग का नाम है। यहाँ पर जितने भी सर्ग हैं, ठीक है, 5-5 के ग्रुप में आप भी अपने दिमाग में उसको बना लीजिए। फोल्डर बनाएंगे तो याद हो जाएगा तुरंत, ठीक है। 5 गुणे 3 बराबर 15। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए कि चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। अलग अलग इसके फार्मूले भी बनाए जा सकते हैं। अगली रचना है भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती, जो कि 3 खंडों में विभाजित है। 3 खंड कौन कौन है? अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड, ठीक है। इन 3 खंडों में भी उप शीर्षक है जिनको कि हमने एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की है, ठीक है। भारत भारती अतीत खंड,
जिसकी शुरुआत विषय मंगलाचरण से होती है। फिर उपक्रमणिका दी गई है जिसको कि इंडेक्स सूची हम कह सकते हैं। भारत की अष्टता, फिर हमारा उद्भव, हमारे पूर्वज, आदर्श, आर्य स्त्रियां, बल्कि ये श्रेष्ठता होनी चाहिए, भारत वर्ष की श्रेष्ठता, हमारा उद्भव, हमारे पूर्वज, आदर्श, आर्य स्त्रियां, हमारी सभ्यता, हमारी विद्या बुद्धि, हमारा साहित्य, हमारा कौशल, हमारी वीरता, शक्ति का उपयोग, राज्यत्व और शासन, प्राचीन की एक झलक, विचार और महत्ता। ठीक है, अतीत खंड में ये है कि भारतवर्ष कैसे श्रेष्ठ था और तमाम जो चीजें हैं आपने देखा इसमें। आगे इसी में है महत्ता के बाद अवनति का आरंभ, महाभारत, अनार्यों का आक्रमण, अवतार, बौद्ध काल, जनमत, मतभेद, हिंदू धर्म, ठीक है, विकास में ह्रास, मुसलमानों का प्रवेश, यवन राजत्व, आत्माभिमान, यवन राजत्व का अंत, ब्रिटिश राज्य और हमारी दशा। ये तो हो गया अतीत का। वर्तमान खंड, वर्तमान भारत, प्राचीन चिन्ह, दारिद्र्य, दुर्भिक्ष, कृषि और कृषक। इसी में मार्केट शब्द का प्रयोग मैथिली शरण गुप्त ने किया, उस जमाने में किया, 1912 ईस्वी में। गोवध, व्याधियां, व्यापार, रईसों के सपूत, अविद्या, शिक्षा की अवस्था और साहित्य, ये वर्तमान खंड में है। और भी इसमें है संगीत, सभाएं, उपदेशक, धर्म की दशा, तीर्थ और तीर्थ पंडे, मंदिर और महंत, साधु संत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यानी कि आपसे पूछा जाए कि मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती के किस खंड में चारों वर्णों की बात की, यह भी ध्यान रखना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां, संतान, समाज। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब भविष्यत खंड के बारे में, जो तीसरा खंड है। उद्बोधन है, आशा, आदर्श, विश्वास, विश्राम, शुभकामना, विनय। ये भविष्यत खंड में, यानी कि आशा की बात की गई है, आदर्श की बात की गई है, विश्वास की बात की गई है, विश्राम की बात की गई है, शुभकामना और विनय। ठीक है, तो भविष्यत खंड के ये उप शीर्षक रहे। अगला जो निबंध है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध वैश्वरता और भारतवर्ष। तो पूरा निबंध आप पढ़ेंगे तो उसमें वैश्वरता को लेकर बाबू राजेंद्र मित्र नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने वैश्वरता के काल को 5 भागों में विभक्त किया है। वेदों के आदि समय की वैश्वरता, ब्राह्मण के समय की वैश्वरता, पाणिनि और इतिहासों के समय की वैष्णवता, पुराणों के समय की वैष्णवता, आधुनिक समय की वैष्णवता। तो चूंकि ABCD से लेकर ई तक पूछा जा रहा है और क्रम पूछा जा रहा है, उसके दृष्टिकोण से यह तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध में वैष्णवता को कितने कालखंडों में बांटा गया है और कौन कौन है। ठीक है, वेद, ब्राह्मण, पाणिनि, पुराण और आधुनिक समय, ऐसे याद कर सकते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे, आज इसका ज्यादातर जो अंश है प्रकाशित हुआ है भारत मित्र नामक पत्र में, इसको ध्यान रखिए। और राइटर के नाम की बताने की जरूरत ही नहीं है, बालमुकुंद गुप्त। एक तरीके से व्यंग है, ये सब चीजें आप जानते होंगे, पहले भी हमने बताई, लेकिन इसके जो शीर्षक है उसको ध्यान रखना है। बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत, वायसराय का कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुराशा, विदाई का संभाषण, बंग विच्छेद, लॉर्ड मिंटो का स्वागत। कुल 9 इसमें उपशीर्षक हैं, तो क्रम उनका जरूर ध्यान में आप रख रहे होंगे। मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध। ठीक है, ये अलग अलग शीर्षकों में बटा हुआ है और शीर्षक आपको निकालने पड़ेंगे, जिसको कि हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप सभी इन शीर्षकों को ध्यान में रखते हैं, मान लीजिए कोई पश्चिमी सभ्यता से बात की जा रही है और आपको बिल्कुल नहीं आ रहा कि ये किसके निबंध से है, क्या है,
तो आप एक बार जरूर क्लिक करेंगे कि शायद ये सरदार पूर्ण सिंह का हो। अक्सर आप देखेंगे सुमेलित वाले क्वेश्चन में इस तरीके के आपको कई बार आ जाते हैं। उसमें अगर कोई एक अच्छा सा मिल गया तो आप पूरा मिला लेते हैं, लेकिन कई बार नहीं मिलते। तो इसी हिसाब से आप शीर्षकों को ध्यान में रखेंगे तो मे भी कुछ आपको क्लू मिले। और परीक्षा में हर एक चीज याद की हुई नहीं आती है, बल्कि कुछ वहां पर आपको ट्रिक भी लगाना पड़ता है। उसी में ये लेक्चर आपके उपयोग में आ सकता है और हम सहयोग कर रहे हैं। कविता क्या है? सब कुछ पढ़ेंगे, अगर इसको छोड़ देंगे तो तैयारी अधूरी मानी जाएगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध कविता क्या है, कुल देख रहे हैं 15 उपशीर्षकों में बटा हुआ है और कहीं अंकन नहीं किया गया है कि ये इसका पहला है दूसरा, हमने इसको किया हुआ है ताकि आप क्रम को ध्यान में रख सकें। सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्य की उच्च भूमि, भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, पताका, पंचवटी, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार, कविता की आवश्यकता। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, जहां जहां कविता कविता दिया गया है, इनके क्रम को जरूर ध्यान में रखिए। कहीं से भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है इनका क्रम क्या है। ठीक है, अगर आप पताका और पंचवटी नहीं भी ध्यान रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अन्य शीर्षक को, जैसे जून 2025 में ये क्वेश्चन आया था सौंदर्य वाले सेक्शन से, तो ये इसका क्रम है, कविता क्या है का क्रम है। सभ्यता के आवरण और कविता से इसकी शुरुआत होती है और कविता की आवश्यकता क्यों है, इसको लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विचार विमर्श किया हुआ है। ठीक, पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के प्रमुख सिद्धांत जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उनका क्रम क्या है। प्लेटो सबसे पहले है, काव्य सिद्धांत इनका है। ठीक है, अनुकरण का सिद्धांत ही इनके काव्य सिद्धांत के रूप में है, इसको ध्यान रखना है। अरस्तु, अरस्तु के 3 सिद्धांतों को पढ़ना है, अनुकरण का सिद्धांत, त्रासदी का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। वर्ड्सवर्थ, काव्य भाषा का सिद्धांत, कालरिज, कल्पना और फैंटेसी। टीएस इलियट के 2 सिद्धांतों को पढ़ना है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा। आईए रिचर्ड्स के 3 सिद्धांतों को पढ़ना है, मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत और काव्य भाषा सिद्धांत। आप देख रहे हैं कि काव्य भाषा सिद्धांत 2 लोगों का है। ठीक है, सबसे पहले वर्ड्सवर्थ ने इस पर विचार विमर्श किया, फिर आगे चलकर आईए रिचर्ड्स ने किया। आईए रिचर्ड्स को हम इनके आलोचना को मनोविज्ञान से भी जोड़ते हैं। तो ये चीजें जरूर आप ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार जो आलोचक होते हैं उनके क्रम के अनुसार पूछा जाता है, लेकिन पिछले बार के पेपर में हमने देखा सिद्धांतों के आधार पर भी पूछा गया। ठीक है, तो सिद्धांतों का क्रम जरूर ध्यान रखिए। और अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत के अंग कितने हैं? 6 अंग हैं, कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना, गीत और दृश्य। ये ट्रेजिडी के सिद्धांत के रूप में इन 6 तत्वों को जरूर आप ध्यान में रखिए। और मुझे उम्मीद है कि जो मेन रचनाएं थी, ठीक है, हमने कविता के पोर्शन को इसमें शामिल नहीं किया है। आज इसमें रामचरितमानस के कांडों को आप क्रम वाइज, अष्टछाप के कवियों को ऑलरेडी हमने कई बार उन सब पर चर्चा कर ली है, लेकिन यहाँ पर जो चीजें लग रहा था कि छूट रही हैं उनको बताना चाहिए। तो हमने बहुत अंतिम समय में प्रयास किया है। उम्मीद है कि समय रहते जितने समय की वीडियोज है उसको आपने देखा होगा और आपका रिवीजन हुआ होगा। एग्जाम में की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, अगर क्लू को भी ध्यान में रखते हुए आप अधिक से अधिक उत्तर को सही करेंगे। ठीक है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके एग्जाम के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा और उम्मीद करूंगा कि जिन जिन चीजों पर हमने चर्चा की है बहुत कम समय में, वो चीजें आपके लिए उपयोगी साबित होंगी और हमारा जो प्रयास है वो भी सार्थक होगा। तो आप लोग एग्जाम अच्छे से दीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।